The Banana King was one of the richest and most powerful men in the world. जब गवर्नमेंट ने उनकी मांगी हुई चीज देने से इनकार कर दिया तो वो गवर्नमेंट को ही हटा दिए। उन्होंने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट वॉर शुरू कर दी थी। उन्होंने जीरो से स्टार्ट करते हुए एक जाइगैंटिक बिजनेस बिल्ड किया। यू सी, बनाना किंग बनने से पहले इनकी पहचान सिर्फ सैम नाम से थी, एक इमिग्रेंट जिसके पास ना पैसा था, ना कनेक्शन और ना ही कोई हो। सैम की इतनी सक्सेसफुल कंपनी बिल्ड करने की जर्नी काफी एस्टॉनिशिंग और अंडरडॉग स्टोरी है। थ्रू आउट हिज लाइफ सैम काउंटलेस फेमस लोगों से जुड़े रहे, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट से लेकर बिजनेस मैग्नेट्स लाइक जेपी मॉर्गन भी शामिल है। और ये सब शुरू हुआ पके हुए केलों से। हाउएवर, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि शुरुआत में जो इंस्पिरेशनल सक्सेस स्टोरी है, आगे चलकर काफी डार्क और डिस्टर्बिंग टर्न्स लेने वाली है। सैम एक एक्सट्रीमली कॉन्ट्रोवर्शियल कंपनी यूनाइटेड फ्रूट से जुड़े हुए थे। इसे द ऑक्टोपस भी कहा जाता था, क्योंकि ये कंपनी हर जगह टेंटिकल्स की तरह फैली हुई थी और इसके काफी डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस थे। ऑनेस्टली, मैंने कई सारी फैसिनेटिंग बिजनेस स्टोरीज को कवर किया है, बट ये सबसे क्रेजिएस्ट है। अब शायद ये नाम सैम ज़ेमिरे कभी नहीं सुने होंगे, बट इस वीडियो के अंत तक आप उनके बारे में सब जान जाएंगे। ये है इनसेन स्टोरी ऑफ बनाना किंग। सैम ज़ेमिरे का जन्म 1877 में हुआ। उनका बचपन वेस्टर्न रशिया के वीट फार्म में गुजरा था। हाउएवर, सैम काफी छोटे थे जब उनके पिता की मौत हो गई थी और इससे उनकी फैमिली फाइनेंशियली बहुत नीचे हो गई थी। वक्त काफी खराब चल रहा था, बट सैम जानते थे कि उन्हें लाइफ में कुछ बड़ा करना है और उन्हें पता था कि उनके अंकल अमेरिका में रहते हैं, जहां उनकी एक ग्रोसरी स्टोर है। 14 साल की उम्र में सैम ने डिसाइड किया कि वो अपने अंकल के पास जाएंगे और वहां अपने लिए एक न्यू लाइफ बिल्ड करेंगे। सैम अपने सारे पैसे लगाकर यूएस की वन वे ट्रिप में चल पड़े। बिना पैसों के वहां पहुंचने के बाद भी सैम के पास एक सिंपल प्लान था, जीरो से स्टार्ट करना और मेहनत करते हुए टॉप तक पहुंचना। सैम अपने अंकल की स्टोर में और जॉब्स करने लगे, लाइक स्टैकिंग द शेल्फ, बट सैम हमेशा ट्राई करते थे कि वो बिजनेस के बारे में जितना हो सके उतना जाने। सप्लायर्स और कस्टमर से बात करके वो सीखते थे कि उन्हें क्या चाहिए। सैम ने और भी और जॉब्स की, लाइक टिन मर्चेंट, हाउस क्लीनर, डिलीवरी बॉय, जिससे वो अपने लिए जितने हो सके उतने पैसे सेव कर सके, जिससे वो सही अपॉर्चुनिटी आने तक रेडी रह सके। और ये अपॉर्चुनिटी उन्हें 1893 में मिली, जिससे सैम की लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो गई, क्योंकि 1893 में अमेरिका आने के कुछ साल बाद ही सैम ने पहली बार केले देखे। अब आपको बता दूं कि लेट 1800s में अमेरिका में बनाना ट्रेड काफी नई बात थी और काफी कम लोगों ने ही केलों को देखा था, तो उसे खाना तो दूर की बात, इससे स्ट्रेंज एक्सोटिक लग्जरी की तरह देखा जाता था। सो ऑब्वियसली सैम पहली बार केले देखकर काफी इंट्रीग्ड थे। उन्होंने सेल्समैन पर सवालों को बौछार कर दी कि ये क्या है और ये कितने में बिकते हैं। अब तक सैम को रियलाइज हो चुका था कि अगर उन्हें सच में पैसे कमाने हैं तो कुछ बेचना होगा, ना कि दूसरों के लिए काम करने में पैसे हैं। फॉर सम रीजन सैम को केले बेचने का आइडिया आया। पहली बार केले देखने के बाद सैम ने प्लान बनाना शुरू किया कि वो मोबिल नाम की जगह के पास एक पोर्ट पर जाकर, जहां सेंट्रल अमेरिका से फ्रूट बोट्स आती थी, वहां अपने लिए केले खरीद कर लोकल एरिया में बेचेंगे। ये एक सिंपल सा बिजनेस आइडिया था, पर किसी ने भी इस डिसीजन से होने वाले सीरीज ऑफ इवेंट्स को प्रेडिक्ट नहीं किया था। सैम ने अलाबामा के भीड़ भाड़ वाले मोबिल पोर्ट तक ट्रैवल किया, जहां दुनिया भर से हर तरह का सामान बोट्स पर लाया जाता था, जिसके बाद सेल्समैन और पेडलर के बीच सामान खरीदने के लिए डील्स होती थी। जब सैम वहां पहुंचे तब उनका इनिशियल प्लान था बस देखो और सीखो। अपने पहले दिन वो अराइविंग बोट्स को देखकर काफी एक्साइटेड हो रहे थे, जो यूनाइटेड फ्रूट के ऑपरेटेड हार्बर में आती थी। ये कंपनी बनाना बिजनेस का बड़ा खिलाड़ी था। ये जमाइका से केलों की वास्ट क्वांटिटीज को इंपोर्ट करते थे। सैम ने इस प्रोसेस को ऑब्जर्व किया। एक बोट हार्बर पर आती और कुछ लोग एक टीम के साथ मिलकर सारे केलों को हाथों से उठाते। उस वक्त मैकेनिकल इक्विपमेंट नहीं थे और काउंटलेस थाउजेंड्स ऑफ केले बोट में स्टोर किया जाते थे, जिससे तपते हुए गर्मी में अनलोड करना कमर तोड़ देता था। इस जॉब का सबसे ब्रूटल फैक्ट, कई बार बनाना प्लांट्स में बिच्छू छिपे रहते थे और अक्सर वो वर्कर्स को डंक मार देते थे। सैम ने इस प्रोसेस पर काफी वक्त तक नजर रखी और इस बीच उन्होंने कुछ नोटिस किया। केलों को शिप से उतारने के बाद उस कंपनी के एजेंट्स केलों को 3 पाइल्स में अलग अलग करते थे। एक पाइल ग्रीन कलर का होता था जो परफेक्ट कंडीशन में होता था। ये लंबे समय तक चलते थे और सबसे महंगे होते थे। इन्हें ट्रेन्स में डालकर कंट्री के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता था।
सेकंड, ये थे येलो कलर के, जो ज्यादा दिन तक नहीं रहते थे। ये लोकल स्टोर ओनर्स और पेडलर्स को डिस्काउंटेड प्राइस में बेचे जाते थे। और फाइनल पाइल, जो कि पके हुए केले। इसमें केले पूरी तरह ब्लैक होते थे। इवन दो ये खाने के लिए परफेक्ट होते थे, बट फिर भी मार्केट तक सही वक्त तक नहीं पहुंच पाने की वजह से इनमें से बदबू आने लगती थी। Thus, as far as the company was concerned, ये पके हुए केले वेस्ट ही थे। नाउ, उस वक्त शिप्स पर रेफ्रिजरेटर तो होते नहीं थे, तो 15% केले पक जाते थे। क्योंकि एक केला सड़ते ही उसकी वजह से बाकी सारे केले पकने शुरू हो जाते थे। एंड thus, ये पके हुए केले बनाना बिजनेस के एनिमी बन चुके थे। लेकिन फिर भी सैम इतने सारे पके हुए केलों के पाइल पर बिजनेस करने वाले थे जिसको कोई खरीदना नहीं चाहता था। पर सैम इसमें पैसा देख रहे थे। मे बी ये उनके बचपन की यादें थीं जब उनके पास खाने को सप्लाई कम होती थी। बट सैम ही जानते थे कि पके हुए केले भी किसी की भूख मिटा सकते थे। द रीजन ट्रेडर्स इसे नहीं खरीदते थे बिकॉज ऐसे में आपके पास सिर्फ 3 से 5 ही दिन होते थे इन्हें बेचने के लिए। अगर इन्हें जल्दी नहीं बेचा जाए तो ये पूरी तरह से सड़ जाएंगे और ये वेस्ट हो जाएंगे, और ऐसा कोई नहीं चाहता था। मोस्टली ट्रेडर्स को लगता था कि वो इसे नहीं बेच पाएंगे, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। बट सैम रिस्क लेना चाहते थे। सो रिसेंट ईयर्स में की हुई जॉब से सैम के पास $150 थे। ये उनकी पूरी लाइफ की सेविंग्स थी। और फिर जब सारे ग्रीन और येलो केले बिक गए, तब सैम ने केले बेचने वाले के पास जाकर डील नेगोशिएट की। और हाँ, कंपनी एजेंट के लिए ये बात बड़ा ही बिजार था। एक 18 साल से भी कम का लड़का जो रशियन एक्सेंट में बात करता था, उस एजेंट से कई हजार पके हुए केले मांग रहा था, वो भी काफी बड़ी डिस्काउंट प्राइस पे। However, क्योंकि कंपनी खुद इन पके हुए केलों को बेच नहीं पाती थी, ऐसे में उन्हें सैम की डिस्काउंटेड डील भी अच्छी लगी। और डील होते ही सैम ने बिजनेस में पहला कदम रख दिया। सैम ने अपने पूरे $150 सिर्फ केलों पर खर्च नहीं किए। वो बचे हुए पैसों से इलिनॉइस सेंट्रल रेल रोड पर बॉक्स कार खरीदे। इससे वो केलों को कई डिफरेंट सिटीज में ट्रांसपोर्ट कर सकते थे और ट्रेन के बॉक्स कार से डायरेक्टली बेच सकते थे। इन थ्योरी, सैम्स प्लान एक्चुअली मेड सेंस। वो जितने जल्दी केलों को बेचते उतने ही जल्दी और प्रॉफिट बनाते, क्योंकि वो केले डिस्काउंटेड प्राइस में लिए थे। बट ये जानना जरूरी है कि कितनी चीजें दांव पर लगी थी। सैम ने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स इन पके हुए केलों पर लगा दी थी। अब वो एक ऐसी रेस का हिस्सा थे जहां उन्हें वक्त के साथ compete करना था, क्योंकि उनके पास कुछ ही दिन बचे हुए थे, क्योंकि केले खराब हो जाते थे। और इसके लिए सैम ने एक ट्रेन बॉक्स कार खरीदी थी और हर सुबह वो निकल पड़ते थे। अनफॉर्चुनेटली सैम ने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था। सो जहां कई लोग एक्स्ट्रा डॉलर्स देकर ट्रेन में अपने लिए बेड खरीद लेते थे, वहीं सैम के पास पैसे नहीं थे। वो बॉक्स कार में केलों के साथ ही सोते थे। बट सैम को फर्क नहीं पड़ा। वो एक्साइटेड थे। वो टोटली कैलकुलेटेड थे कि इन्हें बेचने के लिए उनके पास टाइम है। However, सैम को जब ये रियलाइज हुआ कि ट्रेन काफी स्लो चल रही थी, तब उन्हें इमीडिएटली काफी फ्रस्ट्रेशन होने लगी। कई बार तो ट्रेन पूरी तरह से रुक जाती थी, कार्गोस के लिए और क्रू चेंज ओवर के लिए। ये बात क्लियर होने लगी थी कि क्यों कई ट्रेडर्स रिस्क नहीं लेना चाहते थे। सिर्फ कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट से 3 दिन में कंप्लीट होने वाले ट्रिप्स को 5 दिन लग जाते थे। केलों से स्मेल आने लगी थी और उन पर ब्लैक फ्रेकल्स दिखने लगे थे। सैम के पास वक्त बहुत कम था। जस्ट इमेजिन कितना बुरा फील हुआ होगा जब आपकी आंखों के सामने आपकी सारी सेविंग्स बर्बाद हो जाए। एंड सो जब ट्रेन अगले लंबे डीले के लिए रुक रही थी, सैम भागकर नियर बाय वेस्टर्न यूनियन ब्रांच के पास गए और टेलीग्राफ ऑपरेटर से बात की। सैम ने उन्हें बताया कि उनके पास केले भरे हुए थे जो उन्हें नियर बाय टाउन्स में बेचने थे। सैम ने टेलीग्राफ ऑपरेटर से कहा कि वो आगे आने वाले सारे ऑपरेटर्स को ये बता दे कि वो सब अपने लोकल मर्चेंट्स, पेडलर्स और ग्रोसरी स्टोर्स के ओनर्स को बोल दें कि सैम वहां पहुंचने वाले हैं। इससे होता ये कि जब वहां ट्रेन पहुंचती तो कस्टमर्स ऑलरेडी वेट कर रहे होते केले खरीदने के लिए। सैम ने ऑपरेटर को बताया कि अगर वो उनकी बात पहुंचाने के लिए हेल्प करते हैं तो उन्हें भी सेल का हिस्सा मिलेगा। एंड यस, दिस वर्कड। और जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची तो कस्टमर सैम से मिलने के लिए ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर तैयार थे, क्योंकि सैम ने केलों के दाम बहुत कम रखे थे। सस्ते में खरीदा, सस्ते में बेचा। एंड बाय एंड ऑफ द वीक जब ट्रेन अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंची, तब तक उन्होंने सारे केले बेच दिए थे। और आखिर में सैम के पास $190 बचे हुए थे। मतलब उन्हें $40 का प्रॉफिट हुआ था। बट ये 1890s का दौर था, सो आज के टाइम पर ये रफली $1400 होते। ये सैम के लिए काफी बड़ी अमाउंट थी और सैम काफी खुश थे। ना सिर्फ उनका पहला वेंचर सक्सेसफुल रहा, बल्कि मार्केट में आने के लिए उन्हें अपना नीश भी मिला। ग्रीन केले खरीद कर भी बिग एस्टैब्लिश्ड कंपनी से compete करना सैम के लिए इम्पॉसिबल था। बट बड़े कंपनीज राइप बनानास नहीं खरीदते थे, क्योंकि उसमें ज्यादा स्ट्रेस और कम प्रॉफिट था। लेकिन सैम रेडी थे, वो उनसे पहले वहां पहुंच जाते थे। विद इन जस्ट अ कपल ऑफ वीक्स सैम एक बार फिर उस स्पॉट पर आए जहां से उन्होंने फिर से पके हुए केले खरीदे और दोबारा पूरी प्रोसेस की एंड देन प्रॉफिट कमाया। हर एक सिंगल ट्रिप गैम्बल थी और सैम की लाइफ बस उनके बॉक्स कार में टाउन टू टाउन घूमकर पके हुए केले बेचकर कट रही थी। उनके दिमाग में बस यही था, इन्हें बेचना। धीरे धीरे सैम की रेपुटेशन बनने लगी।
धीरे धीरे गैम्बल करते करते, काम करते करते उन्हें लोग बनाना मैन बुलाने लगे। कई लोग उनके हसल को देखकर उनकी रिस्पेक्ट करने लगे कि एक यंग लड़का इस तरह पके हुए केलों को लेकर आता है, घूमता है और बेचता है। तो कई लोग उन्हें सिर्फ एक हार्ड वर्किंग फ्रूट पेडलर के तौर पे देखते थे। एट दैट पॉइंट उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी कि आगे क्या होने वाला था। सैम डॉक्स के पास ही रहने लगे, जहां शिप्स के आते ही वो वहां पहले से तैयार रहें और सारे पके हुए केलों को खरीद सके। केलों को इंपोर्ट करने वाली कंपनीज उन्हें देखकर काफी खुश होती थी, क्योंकि वो अकेले थे जो उन लोगों से पके हुए केले खरीदते थे। बट सैम ने ऐसा सिस्टम डेवलप किया था जिससे केलों को कैटेगराइज किया जा सकता था। इसमें देखा जाता था कि केले कितने पके हुए हैं, सिर्फ ब्लैक फ्रेकल्स 5 से 6 दिन, और ज्यादा पके हुए तुरंत बेचो। इस तरह सॉर्ट करने से ये क्लियर हो जाता था कि कौन से केले पहले बेचने हैं। 1899 में सैम ने 20,000 केले बेचे। बाय 1903 उन्होंने साल भर में ओवर 500,000 केले बेचे। बट 1903 में कुछ अनयूजुअल हुआ। बनाना बिजनेस की लार्जेस्ट कंपनी यूनाइटेड फ्रूट के प्रेसिडेंट सैम से मिलना चाहते थे। प्रेसिडेंट ने बताया कि उन्हें सैम पसंद है क्योंकि वो एक रिस्क टेकर थे। एंड ड्यूरिंग द मीटिंग दोनों के बीच एक डील हुई। कॉन्ट्रैक्ट में ये डील हुई कि जितने भी केले जो पके हुए हैं वो सीधे सैम ज़मीरी को ही बेचे जाएंगे। ये दोनों के लिए फायदे का सौदा था। यूनाइटेड फ्रूट के पास एक गारंटीड बायर होता था जो उनसे सारे पके हुए केले खरीदता, और सैम के पास गारंटीड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स जिससे वो बिना प्रॉब्लम के बेच सके। जो शुरुआत में एक क्रेजी आइडिया लग रहा था, अब वो एक अच्छा बिजनेस मूव लगने लगा था। सिर्फ 21 साल की एज में सैम ने कई हजार डॉलर्स कमा लिए थे, जो उन्हें इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करते वक्त आज के टाइम पर मिलियनेयर बना देते। एंड सो अगर हम ये स्टोरी यहीं रोक देते हैं तो काफी बड़ी सक्सेस स्टोरी बन जाती है। बट सैम यहां नहीं रुके, उन्हें और सक्सेस चाहिए थी। सच तो ये है कि सैम द बनाना मैन की तो बस ये शुरुआत थी। सैम को पके हुए केले बेचकर काफी सक्सेस मिल चुकी थी, बट कुछ साल बाद ही उन्हें लगा कि वो इस बिजनेस मॉडल से जहां तक पहुंच सकते थे वहां पहुंच चुके हैं। उन्हें अब एक्सपैंड करना था। वो और चीजों में इन्वॉल्व होने लगे। फॉर एग्जाम्पल, यूनाइटेड फ्रूट से ऑलरेडी इंपोर्टेड पके हुए केलों को ना खरीदकर सैम अब सेंट्रल अमेरिका से केले इंपोर्ट करना चाहते थे। ऐसा करके वो बहुत सारे पैसे कमा सकते थे, बट इसका मतलब होता कि वो अब सीधे फार्मर्स से डील करते, और साथ ही उन केलों को यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रांसपोर्ट के लिए फ्लीट ऑफ शिप्स भी खरीदनी पड़ती, जिसका मतलब था कि उन्हें अब हेल्प और पैसे दोनों की जरूरत थी। सो सैम ने एशबेल हबर्ड नाम के आदमी के साथ पार्टनरशिप की। साथ मिलकर उन्होंने फ्लीट ऑफ स्टीम शिप्स में इन्वेस्ट किया और साथ ही काइमल फ्रूट कंपनी का निर्माण किया, जिसने हॉन्डुरस में 100 एकड़ ऑफ लैंड को ओन की थी। वहां का क्लाइमेट केलों को ग्रो करने के लिए परफेक्ट था। वहां के फार्मर्स के साथ डील करना था, उसके बाद हॉन्डुरस से यूनाइटेड स्टेट्स में केले इंपोर्ट करने थे। बट इंटरेस्टिंगली यूनाइटेड फ्रूट ने भी सैम के न्यू बिजनेस में माइनॉरिटी स्टेक के लिए पैसे दिए और एक साइलेंट पार्टनर बन गया, जबकि सैम का नया बिजनेस यूनाइटेड फ्रूट के लिए कंपटीटर बनने वाला था। ये ऑड लग सकता है, पर यूनाइटेड फ्रूट के लिए ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस थी। इस कंपनी का निकनेम एल पल्पो था, जिसका मतलब द ऑक्टोपस था, क्योंकि इसने अपने टेंटिकल्स इंडस्ट्री के हर कंपनी में रैप किए हुए थे। अगर आप बनाना ट्रेड में होते तो या तो आप यूनाइटेड कंपनी के अंदर होते, या तो वो आपको बर्बाद करने में लगा होता। यूनाइटेड फ्रूट इसी तरह इंडस्ट्री को डोमिनेट किया हुआ था। उन्होंने इंडिपेंडेंट बनाना फार्मर्स, इंपोर्टर्स एंड सेलर्स के साथ डील्स की थी और फिर उन्हें अब्सॉर्ब कर लेता था। बट यूनाइटेड फ्रूट ये काम स्ट्रैटेजी के साथ करता था। इवन दो वो चाहते तो अपने बनाना कंपटीटर्स को वाइप आउट कर सकते थे, बट उन्होंने डेलिबरेटली कुछ छोटी कंपनीज को सरवाइव करने दिया, जिससे वो शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट में ब्रीच न कर सके। इसे मोनोपोलीज को ब्रेक करने के लिए बनाया गया था। सो यूनाइटेड फ्रूट ने सैम और उनकी न्यू कैमल फ्रूट कंपनी जैसे कंपटीटर्स को एग्जिस्ट करने दिया, एज अ प्रूफ टू रेगुलेटर्स कि उनकी मोनोपोली नहीं थी और उनके पास प्लेंटी ऑफ कंपटीशन था। बट एक्चुअल में यूनाइटेड फ्रूट बनाना इंडस्ट्री को डोमिनेट करता था। उनके पास बहुत सारा पैसा था, उन्होंने कई सारे फील्ड्स को बना रखा था, मार्केट भी उनका था और नेवीज को भी वो कंट्रोल करते थे। 115 शिप्स कॉल्ड द ग्रेट व्हाइट फ्लीट को कंट्रोल किया हुआ था उन्होंने। सो इस पॉइंट पर सैम यूनाइटेड फ्रूट के कंपेयर में बस चुटकी भर थे। ऑफ कोर्स सिर्फ पके हुए केलों से मूव करके एक्चुअली केले इंपोर्ट करना काफी बड़ा स्टेप था और सैम पर ईयर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स बना रहे थे, बट ये अब भी उनके लिए काफी नहीं था। प्लस इवन दो सैम खुद केले इंपोर्ट कर रहे थे, उनका पैसों का मेजॉरिटी हिस्सा फार्मर्स, सेलर्स, लोकल ऑफिशियल्स एंड एक्सपोर्टर्स के साथ डील करने में जाता था। यूनाइटेड फ्रूट का इतना डोमिनेंट होने का रीजन था वो पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल कर रहा था। सैम ने रियलाइज किया कि जब तक वो खुद केले उगाना शुरू नहीं कर दे तब तक यूनाइटेड फ्रूट को सीरियसली कम्पीट नहीं कर सकते।
अगर सैम अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते थे तो उन्हें प्रोडक्शन के सारे स्टेप में इन्वॉल्व होना जरूरी था, और इसलिए सैम ने अमेरिका में अपनी लाइफ को छोड़ने का डिसाइड कर जंगल चले गए। सैम हंड्यूरस पहुंचे और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने पूरी कंट्री एक म्यूल पर सवार होकर ट्रैवल की ताकि वो उसके बारे में जितना हो सके उतना अच्छे से जान सके। इस दौरान सैम कई हॉन्ड्यूरन गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी मिले, जहां से उन्होंने अपनी कंपनी के लिए स्पेशल डील्स भी मिली जिससे उनकी कंपनी को नॉर्मल टैक्सेस एंड इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ड्यूटीज को पे करना ना पड़े। सीधी सी बात, उन्होंने ब्राइब दिया। हाउएवर इतने लेवल का करप्शन काफी आम बात था। गवर्नमेंट इसे कंसेशन कहती थी, एंड टू बी फेयर बिजनेसमैन और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच होने वाले ये प्राइवेट डील्स काइंड ऑफ एसेंशियल थी। बनाना बिजनेस मॉडल स्मॉल मार्जिन्स पर वर्क करता था, जिसका मतलब था सस्ते फ्रूट, लेबर, लैंड एंड नो एक्स्ट्रा टैक्सेस या फीस। और थोड़े से पुश के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हेल्प करने के लिए तैयार थे। सो डील्स होते ही सैम ने हंड्यूरस में जमीन खरीद ली, और वो भी काफी कम कीमत पर, क्योंकि ओनर्स ने इसे वर्थलेस स्वैम्प लैंड कंसिडर कर लिया था। बट सैम, जिनका बचपन एक फार्म में गुजरा था, वो जानते थे कि इन सारे वीड्स के नीचे वैल्यूएबल सॉइल है जो केले उगाने के लिए अच्छे हैं। बनाना ऑपरेशन शुरू हुआ, वर्कर्स को हायर करना शुरू हुआ, और ये बहुत ही ब्रूटल फिजिकल वर्क था जिसे सांप, बिच्छू और मच्छर ने और बदतर बना दिया था। बट कई बार सैम अपने वर्कर्स के साथ ही फील्ड्स में काम करते थे, पसीने से लथपथ कुल्हाड़ी चलाकर सीड लगाने में हेल्प करते थे। एंड दस सैम और उनकी टीम ने मिलकर इस बंजर जमीन को केले के फार्म के लिए फर्टाइल बना दिया था। सैम के मन में एक्चुअली बनाना ट्रेड के अपने कंपटीटर्स के लिए काफी हेट थी, जो मोस्टली अपने बिजनेस को अमेरिका के बोर रूम से ऑपरेट करते थे, जो पूरी तरह केलों को उगाने वाले जमीन से अलग था। दूसरे बनाना कंपनीज के बिजनेस एग्जीक्यूटिव से अलग सैम हॉन्डुरन की लाइफस्टाइल को काफी एम्ब्रेस करते थे। सैम लोकल्स के साथ ड्रिंक के लिए जाते थे और उनके लैंग्वेज सीखने के लिए एफर्ट कर रहे थे। सैम ने लोकल्स को बताया कि वो उनके लिए अच्छी जॉब्स लाएंगे और वो दूसरे एम्प्लॉयर से ज्यादा पे करते थे। हालांकि ये काफी कम था, बट अपने कंपटीटर से ज्यादा था। इनफैक्ट फील्ड तैयार होने के बाद वर्कर्स के लिए एक टाउन भी बिल्ड किया गया। एसेंशियली ये वाइल्डनेस के बीच एक छोटा सा विलेज था जहां वो रह सकते थे, और यहीं पर सैम ने अपना ज्यादातर टाइम स्पेंड किया। जंगल में काम करने के बाद सैम को वो एक्सपीरियंस मिला जो बनाना बिजनेस के कंपटीटर्स के पास नहीं था। वो सारे ऑफिस से काम करते थे, जबकि सैम फ्रंट लाइन में रहकर काम करते थे। एंड दस उन्हें इस प्रोसेस के सारे एलिमेंट समझ आने लगे, फ्रॉम क्लियरिंग द जंगल टू प्लांटिंग द क्रॉप्स टू एक्सपोर्टिंग द बनानास, और फिर उसे ओवरसीज कस्टमर्स को बेचना। सैम ने बताया कि उनके सक्सेस का रियल सीक्रेट था कि उन्हें बिजनेस और सप्लाई चेन का हर रूल समझ आ चुका था। बट उनके कॉम्पिटिटर्स को लगता था कि सैम पूरी तरह पागल है। स्पेशली ऐसे कई स्टोरीज थे जिसमें कहा गया था कि सैम कई बिजार एक्सपेरिमेंट्स करते थे। लाइक एक पॉइंट पर उन्होंने सिर्फ केले खाए थे, देन एक पॉइंट पर उन्होंने केले छोड़कर सब खाया। उन्होंने मील्स के बाद अपने सर के बल पर खड़े होने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने कहीं सुना था कि ऐसा करने से डाइजेशन अच्छा होता है। बट बिजनेस अच्छा चल रहा था। सैम ने जितनी भी डील्स कर रखी थी उससे वो इंडस्ट्री लीडर यूनाइटेड फ्रूट की तरह ही चीपली एक्सपोर्ट कर पा रहे थे। एंड दस सैम चाहते थे कि वो अपने बिजनेस को आगे और एक्सपैंड करें। उनके काफी बड़े एम्बिशन और ड्राइव थे, और वो हॉन्डुरस में और ज्यादा जमीन ढूंढने लगे, जहां ऑब्वियसली ज्यादा वर्कर्स की जरूरत थी और ज्यादा पैसों की भी। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए था, जैसे रोड्स, रेलवेज, जिससे वो केलों को इजीली यूनाइटेड स्टेट्स के डॉक पर ट्रांसपोर्ट कर सके। द प्रॉब्लम वॉज सैम ने इतने सारे लोन्स ले रखे थे कि कोई भी बैंक्स उन्हें और पैसे नहीं देना चाहते थे। बनाना बिजनेस काफी रिस्की था, क्योंकि बनानास गर्मी, कोल्ड, बरसात, फ्लड्स और डिजीज की वजह से खराब हो जाते थे। बट सैम ने अपने बिजनेस पार्टनर से बात की और उन्होंने बताया कि सैम के अकॉर्डिंग ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जब उन्हें केले के लिए सस्ता जमीन मिल जाएगा। और उनके पार्टनर अमेरिका में बैठे हुए थे, उन्हें जल्दी से जल्दी स्केल करने की जरूरत थी। सैम के बिजनेस पार्टनर को यह सही नहीं लगा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सैम और ज्यादा रिस्क लेना चाहते थे। पार्टनर ने सजेस्ट किया कि उन्हें वेट करके ये देखना चाहिए कि जो लैंड उन्होंने ऑलरेडी खरीदी है वो कैसे रिजल्ट्स दे रही है। प्रॉफिट देखकर लोन पे करके फिर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्लियरली उन दोनों के डिफरेंट विजन्स और रिस्क टॉलरेंस थे। एंड सो सैम ने एशबेल के बिजनेस शेयर्स को वापस करने के लिए कह दिया। आयरॉनिकली सैम ने और ज्यादा डेट लिया अपनी डील को फाइनेंस करने के लिए, क्योंकि उनके बैंक क्रेडिट्स ऑलरेडी मैक्स्ड आउट थे। सैम ने कई नेफेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक गैंगस्टर्स एंड लोन शार्क्स से लोन लिया। इनमें से कुछ ने ऑलमोस्ट 50% इंटरेस्ट रेट चार्ज किए थे। बट सैम के पास अब इतने पैसे थे कि वो और जल्दी एक्सपैंड कर सके, और अपने बिजनेस पार्टनर के शेयर्स को खरीदने के बाद तो सैम के पास कंपनी का 90% था, रिमेनिंग 10% था यूनाइटेड फ्रूट्स का। सैम के पास अब कुछ भी करने के लिए फुल कंट्रोल था, और वो अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे थे। ये बिल्कुल आर या पार था। अब तो वो या एक एम्पायर बिल्ड करते या सब कुछ गवा देते। इस सीरीज के अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे सैम ने गवर्नमेंट को ही हटा दिया और यूनाइटेड फ्रूट के अगेंस्ट वॉर शुरू कर दी।
हम बनाना बिजनेस के डार्क साइड को भी देखेंगे, जो ऑनेस्टली काफी इंसेन है। इसमें मसैकर्स, CIA कूप्स एंड बहुत कुछ है। सो बस स्क्रीन पर इस थंबनेल को क्लिक करके पार्ट 2 को अभी देखें। मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।